welcome to VLearn. This is session 8 of Technology Commercialization. So in today's session we are going to discuss about risk and return. So under this category, first of all we are going to discuss about risk and uncertainty. After that we are going to discuss scale and scope. After that, in the third one, in the third category here we are going to discuss the network effects and increasing returns. After that we are going to discuss about finding disruptive applications, and at last we are going to discuss risk versus return. So first of all, let us discuss about risk and uncertainty. So here, the pursuit of important opportunities and big goals by entrepreneurs requires them to assume more risks than they might take on working for a mature company or the government. यहाँ पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या गोल्स की बात करें तो इंटरप्रेन्योर्स ये डिमांड करते हैं, इंटरप्रेन्योर्स की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो ये होती हैं कि हम विदाउट रिस्क अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैच्योर कर सकें, ग्रोथ की तरफ ले जा सकें. सो है इंट्रोड्यूसिंग अ नोवल प्रोडक्ट इनटू अ न्यू मार्केट हैज़ एन अनसर्टेन आउटकम. अगर हम किसी भी एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं. दैट मीन्स श्योरिटी नहीं होती वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट. सो हेयर एन आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्शन is said to be certain in that it will be definitely happen. That means यहाँ पर हम एक जो रिजल्ट परफॉर्म करना है हमें या एक्शन जो हमें परफॉर्म करना है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो आउटकम चाहिए, उसको हम सर्टेन बनाने की कोशिश करते हैं. सो समथिंग सर्टेन इज़ रिलायबल और गारंटेड. ये हम इसलिए परफॉर्म करते हैं, ये कोशिश करते हैं क्योंकि जो सर्टेन ऑपरेशंस रहते हैं, जो गारंटेड ऑपरेशंस रहते हैं वो रिलायबल होते हैं. सो हियर फॉर एग्जांपल इट इज़ सर्टेन दैट इफ़ वी ड्रॉप अ रॉक इट विल फॉल टू द ग्राउंड. यहाँ पर लाइक अगर हमारे पास हम सर्टेनिटी की बात करें, एक सर्टेनिटी है कि अगर हम किसी भी पत्थर को, किसी भी स्टोन को गिराएंगे तो वो ग्राउंड पर ही फॉल होगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू फ्लोट इन द एयर, वो एयर में फ्लोट नहीं होगा. सो दिस इज़ द श्योरिटी, दिस इज़ द सर्टेनिटी. Similarly, the next thing here is an outcome an outcome resulting from an action is said to be uncertain in that the outcome is not known or is likely to be variable. आउटकम की अगर हम बात करें, किसी एक्शन की हम बात करें, वो तभी सर्टेन होता है when we know how to perform it, but if it is uncertain then its outcome is not known or it is likely to be variable. Similarly, the next thing here is risk is the chance or possibility of loss. अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क शो करता है हमारे चांसेस को, जो कि पॉसिबिलिटी है कि लॉस भी हो सकता है. सो दिस लॉस कुड बी फाइनेंशियल, फिजिकल और रेप्यूटेशन. ये लॉस हमारा फाइनेंशियली भी हो सकता है, दैट मीन्स मनी के टर्म्स में भी हो सकता है. फिजिकल मीन्स कोई डैमेज भी हो सकता है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी को. और रेप्यूटेशन मीन्स आपकी इमेज को भी इफेक्ट कर सकता है. So, the ability to successfully choose the risks worth bearing is a form of human capital based on experience and good judgment. अब यहाँ पर जो एबिलिटी होती है किसी रिस्क को सक्सेसफुली चूज़ करने की, यहाँ पर प्रॉपरली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की, वो एक्सपीरियंस बेसिस पर और गुड जजमेंट बेसिस पर होती है. नाउ वी यूजुअली अज्यूम that the elevated risk of an entrepreneurial venture may provide a higher return on this human capital. हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि जो रिस्क ऑपरेशंस हैं या एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड कराता है हाई रिटर्न बेसिकली ऑन अ ह्यूमन कैपिटल. जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर हाई रिटर्न प्रोवाइड कराता है. सो एंटरप्रेन्योर्स ऑफन हैव अ कैपेबिलिटी to limit the downside risks of a venture by applying their skills that are useful for mitigating the risks. एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर हम लिमिट सेट कर देते हैं उनको डाउन साइड करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज द अमाउंट ऑफ रिस्क एंटरप्रेन्योर्स विल इंड्योर वेरीज.
दैट मीन्स यहाँ पर जो अमाउंट होता है रिस्क का डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रेन्योर्स के लिए वो वेरी करता रहता है, बट मोस्ट रिटेन सम पर्सनल फाइनेंशियल रिजर्व। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फाइनेंशियल रिजर्व्स रखते हैं, सो दैट फेलियर विल नॉट इक्वेट टू होमलेसनेस और स्टारवेशन। दैट मीन्स कि अगर कभी कोई फेलियर होता है, कोई लॉस होता है, तो वो इस टाइप का ना हो कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाए या वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाए। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए वहाँ पर वो रिज़र्व एक रखते हैं, रिज़र्व फाइनेंशियल अमाउंट रखते हैं। सो इट इज़ ईजियर टू बी अ रिस्क टेकर इफ़ वन हैज़ सम रिजर्व टू फॉल बैक ऑन। दैट मीन्स ये रिस्क टेकर्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि अगर आप रिजर्व रखते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स का, so that you can use that amount at the time of need, at the time of emergency. Now the risk adjusted value of a venture. Now here we have a relations related to the risks. So here we have v, so this v is equals to u minus lambda r. So here u is upside, u शो करता है हमारे अपसाइड को, सिमिलरली लैम्डा शो करता है रिस्क एडजस्टेड कांस्टेंट को, एंड दिस इज यूजुअली ग्रेटर देन वन। यहाँ पर कंडीशन है कि जो लेमडा होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, एंड आर इज इक्वल्स टू डाउन साइड और रीग्रेट। आर शो करता है हमारे डाउन साइड को और रीग्रेट को। नाउ द लार्जर द वैल्यू ऑफ लेमडा द मोर रिस्क एवर्स इज द इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर उतना ही ज़्यादा यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है जितनी ज़्यादा लेमडा की वैल्यू होगी। सो वी आर न्यूट्रल एट लेमडा इक्वल्स टू वन। अगर लेमडा की वैल्यू वन होगी तो वहाँ पर न्यूट्रल होता है, बट रिस्क एवर्स एट लेमडा इक्वल्स टू माइनस टू। लेमडा की वैल्यू अगर माइनस में होती है तो जैसे कि यहाँ पर माइनस टू है, तो यहाँ पर रिस्क एवर्स हो जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्केल एंड स्कोप। So basically when we talk about the scale of any organization or enterprise, then the scale of a firm is the extent of the activity of a firm as described by its size. अगर स्केल की बात करें तो स्केल हम मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं किसी भी इंटरप्राइज का या ऑर्गेनाइजेशन का, या उसके फिजिकल साइज के अकॉर्डिंग। सो द स्केल ऑफ अ फर्म इज द एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ फर्म एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स साइज। साइज के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशंस परफॉर्म करती है उसको आप उसका स्केल बोल सकते हो। So the scale of a firm's activity can be described by its revenues. Revenues के थ्रू हम स्केल को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, फर्म्स की एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। सो यूनिट्स सोल्ड और सम अदर मेजर्स ऑफ साइज, कितनी यूनिट्स सोल्ड की गई हैं उसके बेसिस पर, या ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है उसके बेसिस पर भी हम यहाँ पर स्केल को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी फर्म के। Now, economics of scale are expected based on the concept that larger quantities of units sold will result in reduced per unit cost. अगर हम स्केल की बात करें, हमारे ये जो स्केल का कॉन्सेप्ट है वो यूनिट्स पर भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स इफ देर इज़ अ फर्म which is selling out a large number of units, then its scale is going to increase automatically depending upon the units per depending upon the cost per unit of a product. Now the next thing here is economic related to the economies of scale are generally achieved by distributing fixed costs such as rent, general and administrative expenses and other overheads over a larger quantity. That means यहाँ पर जो स्केल की हम बात करते हैं वो स्केल हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, प्रोसीजर्स के बेसिस पर, लाइक वी हैव रेंट, general and administrative expenses and other overheads. Now here is the quantity produced and cost per unit graph. जो हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की हैं उसके टर्म्स में जो कॉस्ट है पर यूनिट की उसको रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ हेयर वी हैव अ ग्राफ। Now this here the solid line is the expected economies
realized often. So the cost per unit increase for quantities greater than QM. यहाँ पर जो डैश्ड लाइन है ये हमारी शो करती है क्वांटिटीज़ को जो इंक्रीज हो रही हैं कॉस्ट पर यूनिट. So here this graph represents the relation between the quantity produced and their cost per unit. Now the consequence of growth is the necessity to respond by increasing capacity. ग्रोथ की नीड हमें इसलिए होती है ताकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकें अपने लेवल को. सो कैपेसिटी इज़ द एबिलिटी टू एक्ट और डू समथिंग. कैपेसिटी डिफाइन करता है कि हम कितना हमारे अंदर एफिशिएंसी है, किसी भी फॉर्म के अंदर कितनी एफिशिएंसी है, सो दैट अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी दे कैन वर्क एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट विच आर बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. So any firm has processes, assets, inventory, cash and other factors that must be expended as the company grows its sales volume. यहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं अगर किसी फर्म का साइज इंक्रीज होता है या उसमें ग्रोथ होती है. सो दीज फैक्टर्स आर एसेट्स इंक्रीज होते हैं, इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, कैश and there are several other factors which automatically increases when company grows. Now the next topic here is network effects and increasing returns. So realization has been growing that network economies are an important element of competitive economics for new entrepreneurial firms. That means network के थ्रू हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिजनेस डीलिंग्स हो सकती हैं. सो इसके हेल्प से क्या होता है, जो नेटवर्किंग का हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से फर्म्स का डेवलपमेंट होता है, उनका इनलार्जमेंट होता है. सो नेटवर्क इकोनॉमीज अराइज इन इंडस्ट्रीज वेयर अ नेटवर्क ऑफ कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. नेटवर्क इकोनॉमी की ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, उनकी काफ़ी डिमांड होती है मार्केट में. So we have to implement there the network economies. Now here if we talk about an example, so here we have the demand for telephones is dependent on the number of other telephones that can be called with a telephone. यहाँ पर अगर डिमांड करें टेलीफोन की तो वो उस पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ टेलीफोन्स हैं जिनसे कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरी आउट करना है. अगर ये नंबर लार्ज होता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कॉलर्स हैं उनका भी नंबर इंक्रीज हो जाएगा. सो एज मोर पीपल गेट टेलीफोन्स द वैल्यू ऑफ टेलीफोन इंक्रीजेज. दैट मीन्स जितने लोगों के पास टेलीफोन यहाँ पर आया है उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ गई, उतनी ही उसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई, वैल्यू इंक्रीज हुई. सो दस लीडिंग टू इंक्रीज डिमांड फॉर टेलीफोन. इससे क्या हुआ, उनकी डिमांड इंक्रीज हुई. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव फीडबैक लूप सिंस एज मोर पीपल यूज द प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं बिकॉज जो पहले नंबर था पर्सनस का जो कि टेलीफोन को यूज़ कर रहे थे अब वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है. सो द वैल्यू टू यूजर्स ऑफ द प्रोसेस इंक्रीजेज एंड दस डिमांड गोज अप. जब यूज़र्स ने उन प्रोसेस को यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा प्रोसेसेस और पीपल्स इन्वॉल्व हुए. Now the networks include telephone networks, railroad networks, airline networks, fax machine networks, computer networks, ATM networks and the internet among others. अब यहाँ पर अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क टेलीफोन का भी नेटवर्क हो सकता है, रेल का भी नेटवर्क हो सकता है, एयरलाइंस का भी हो सकता है. तो यहाँ पर नेटवर्क किसी भी चीज़ का यहाँ पर कलेक्शन हो सकता है. सो द ओवरऑल टेंडेंसी इज टुवर्ड बिगर इज बेटर. यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक थॉट है जो कि फेमस कही जाती है इस फील्ड में, दैट इज बिगर इज बेटर. जितना ज़्यादा स्कोप होगा, ब्रॉडर नेटवर्क होगा, उतना ही ज़्यादा बेटर वर्किंग होगी, फंक्शनैलिटी होगी. नाउ हेज normal representation of network, like we have different nodes 1 2 3 4 and 5. Here we have 5 nodes and we have linked them together with the help of a link. So this is a network topology here. Now let us discuss the next topic, that is finding disruptive applications. So basically
A disruptive application is a new product that establishes an entirely new category and dominates that category. Disruptive applications एक ऐसी applications हैं जिनकी हेल्प से एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इस्टेब्लिश हुआ और इसने एंटायर ये जो न्यू कैटेगरी है उसने डोमिनेट किया अदर वर्ल्ड को. सो डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू प्रोपोजिशन. सो ईमेल इज़ एन एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट दैट इज़ डिसरप्टिव एप्लीकेशन. अगर ईमेल की बात करें तो ये इंटरनेट पर एक डिसरप्टिव एप्लीकेशन है जो कि एक न्यू ट्रेंड है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन अपनी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकते हैं, ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज़ ईमेल दैट मेक्स द इंटरनेट सो वाइडली यूज. ईमेल की हेल्प से ही जो इंटरनेट है वो काफ़ी फेमस हुआ, यूज़ होता है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिसरप्टिव एप्लीकेशन फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अगर हम नॉर्मल डिसरप्टिव एप्लीकेशन की बात करें पर्सनल कंप्यूटर के सेंस में, तो स्प्रेडशीट जो हमारा सॉफ्टवेयर है दैट इज़, अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल एक डिसरप्टिव एप्लीकेशन है. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिस्क वर्सेस रिटर्न. सो रीचिंग फॉर हायर रिटर्न कैरीज हायर रिस्क. दैट मीन्स अगर हमें हायर रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हमें हायर रिस्क ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं. सो अज्यूमिंग द एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर इन्वेस्टर्स आर रेशनल बीइंग, they will demand higher potential annual returns for higher risk ventures. यहाँ पर अगर हम इंटरप्रेन्योर्स की बात करें और उनके इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर एक एक रेशनल बीइंग की रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. लाइक अगर डिमांड हायर होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्क जो इन्वॉल्व होंगे किसी भी प्रोसेस में वो ऑटोमेटिकली हायर होंगे. सो वी हैव अ रिलेशन रिलेटेड टू द रिस्क एंड रिटर्न हेयर. सो वी कैन सी दैट the expected return varies as ER equals to R, then within base we have R plus R. Now here ER represents the expected return, RR shows the risk free rate of return and R equals to the risk. So high risk and high return investments will be expected to return in excess of 30% annualized over a period of years. हाई रिस्क और हाई रिटर्न की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा पीरियड ऑफ ईयर्स है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो 30% एनुअली जनरली लिया जाता है. सो फॉर अ हाई रिस्क वेंचर टी में रेंज फ्रॉम 3 to 7 ईयर्स. यहाँ पर अगर हम हाई रिस्क की बात करें तो जो टाइम है जो टी है वो जनरली 3 to 7 ईयर्स का होता है. एंड अ डिसरप्टिव एप्लीकेशन और रेडिकल इनोवेशन is expected to return in excess of 40% annualized over T years. यहाँ पर अगर हम डिसरप्टिव एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो रिटर्न हमारा जो होता है वो बेसिकली 40% होता है जो कि टाइम अवेलेबल है टी ईयर्स उस पर अप्लाई होता है. सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what are the risks and uncertainties involved in a business? Then the next question is, what are the disruptive applications? So this is the end of today's session. Thank you.